नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। दोस्तों, यदि आप भी बीपीएससी एईडीओ एग्जामिनेशंस देने वाले हैं तो आप जरूर इस बात से भयभीत होंगे। जनरल और फिर मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज तो बाद की बात है, सबसे बड़ी बात इसमें एग्जामिनेशंस में हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई पेपर का है। हिंदी की भी थोड़ा साइड कर देते हैं तो रहेगी बात अंग्रेजी। अंग्रेजी में क्वालिफाई करना 100% जरूरी है और यही पार्ट जो इंग्लिश हिंदी है, खास करके इंग्लिश, इसका सबसे मजबूत पक्ष है। दोस्तों याद रखिए, इसीलिए हमारे YouTube चैनल ओपन स्टडी एरिया आज से लेकर के चल रहा है हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई पेपर, जिसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जितने अधिक मात्रा में इस पर लाइक आएगा, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, उतने भारी मात्रा में वीडियोस आपको आते रहेंगे। तो आइए शुरुआत करेंगे बिना समय गंवाए हुए आज के इस पहले क्लास में। साइनोनिम ऑफ द इनएस्क्रूटेबल, याद रखेंगे। साइनोनिम ऑफ द इनएस्क्रूटेबल याद रखेंगे। इसका पूछा जा रहा है कि समानार्थी अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। तो सबसे पहले तो ये जान जाइए कि इनएस्क्रूटेबल का जो हिंदी होता है उसको हम लोग गुड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? गुड़, जो बहुत डीपली होता है। उसके बाद देखेंगे इसका दिया गया ऑप्शन कि क्लियर। क्लियर का मतलब क्या होता है? क्लियर का मतलब स्पष्ट होता है। उसके बाद मैस्ट्रियस दिया हुआ है, मैस्ट्रियस का मतलब रहस्यमय होता है। उसके बाद ऑब्वियस दिया गया है जिसका मतलब प्रत्यक्ष होता है। उसके बाद सिंपल दिया है जिसका मतलब सरल होता है। तो अब रही बात कि गुड़ का दिए गए ऑप्शंस में से कौन अर्थ के बिल्कुल नजदीक है। तो याद रखेंगे गुड मतलब बिल्कुल डीप वाला, और डीप वाला कौन होता है? वो रहस्यमय व्यक्ति होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एंटोनेम ऑफ द मैग्निनिमस, याद रखेंगे एंटोनेम ऑफ द मैग्निनिमस। तो सबसे पहले तो जानना जरूरी है कि एंटोनेम का मतलब होता है विपरीतार्थक, और यहां पर शब्द क्या दिया गया है? मैग्निनिमस। याद रखेंगे मैग्निनिमस वर्ड का हिंदी पहले क्या होता है? तो इसका मतलब होता है उदार। याद रखेंगे तो उदार होता है। अब उदार से रिलेटेड जो भी वर्ड है उसका विपरीत चुनना है। तो याद रखेंगे यहां पर जो दिया गया है पहला नंबर ऑप्शन, जिसको जेनरस बोला जा रहा है, इसको हम लोग इसको भी उदार कहते हैं। उसके बाद है स्मॉल माइंडेड। स्मॉल माइंडेड का मतलब होता है संकीर्ण मानसिकता वाला। नोबल का मतलब होता है महान, और उसके बाद फॉरगिविंग का मतलब होता है क्षमाशील। तो आप समझ गए इसका मतलब क्या होता है? ये सीधे उदार ही बोलता है। स्मॉल माइंडेड संकीर्ण मानसिकता वाला व्यक्ति, ये हुआ महान, और ये हुआ फॉरगिविंग। हमारे पास वर्ड क्या था कि मैग्नेनिमस का जो उल्टा शब्द क्या है? उदार मतलब जो आदमी, देखिए ये नोबेल महान आदमी ही उदार होता है, फॉरगिविंग क्षमावान व्यक्ति जो होता है महान होता है। उसके बाद जो जेनरस है, जेनरस जो दिया गया है, जेनरस दिया गया है, इसका मतलब तो उदार होता ही है। हमसे क्या पूछा जा रहा है? इसका विपरीत बताइए। तो उदार का विपरीत जो होगा स्मॉल माइंडेड, बहुत ही संकीर्ण मानसिकता वाला व्यक्ति, यानी कि वो कभी भी आपकी भलाई के बारे में सोच ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार से मैग्नेनिमस वर्ड का जो विपरीत वर्ड है वो है स्मॉल माइंडेड। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न कहता है चूज करेक्ट सेंटेंस। प्रश्न आपके सामने बड़ा ही शानदार है, बहुत जबरदस्त प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा कर लिए हैं ताकि और अच्छा तरीके से हम लोग देख पाए। चूज करेक्ट सेंटेंस, इसमें से करेक्ट सेंटेंस को चुनना है। ही डोंट, याद रखेंगे सबसे पहले तो ही के साथ डोंट प्रयोग नहीं होगा, इसको छोड़ दीजिए। ही डज नॉट, यहां पर देख लीजिए इसके साथ ठीक बोल रहा है, और सब्जेक्ट प्लस डू डॉज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखेंगे तो डॉज के पास V1 है, V1 के बाद ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कहीं कहीं ठीक लग रहा है। ही डिड नॉट नोज, देखिए V5 लग गया, ये तो होगा ही नहीं। ही डिड नॉट न्यू, याद रखें डोंट लगाया तो V2 कैसे लगा दीजिए। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। पैसिव वॉइस दिया गया है, दे आर बिल्डिंग अ ब्रिज, दिखाई दे रहा ना? पैसिव वॉइस, दे आर बिल्डिंग अ ब्रिज, इसका पैसिव वॉइस कर देना है। तो याद रखेंगे चौथे नंबर प्रश्न का सही आंसर ये यहां पर जो हो जाएगा वो देखिए ऑप्शन है ए ब्रिज इज बिल्ट बाय देम, अ ब्रिज इज बीइंग बिल्ट बाय देम, अ ब्रिज हैज बिल्ट बाय देम, अ ब्रिज वाज बिल्ट बाय देम। उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा भी अंग्रेजी आप पढ़े होंगे और बीपीएससी एईडीओ के लिए फॉर्म भरे होंगे, तो इस प्रश्न का आंसर आपने चुन लिया होगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ए ब्रिज इज बीइंग बिल्ट बाय देम। पांचवा नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, देख लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में होंगे, थोड़ा सा भी आप इधर उधर ना हो कि A to Z कंटेंट को देखिए, समझिए और तैयार हो कि हम आपके साथ हैं। डायरेक्ट स्पीच
ही सेड लिखा है, सी वाज टायर्ड, सी सेड सी वाज टायर्ड, उसने कहा कि वह क्या है, थकी हुई है। इनडायरेक्ट स्पीच इसमें से कौन सा है दोस्तों? अगर आप पढ़ाई किए हैं देख लीजिए ऑप्शन आपके सामने, सी सेड दैट सी हैड बीन टायर्ड, सी सेड आई वाज टायर्ड, सी सेड आई हैव बीन टायर्ड, नॉन ऑफ द एबव। देखना यह है कि कितने दोस्त हमारे इस प्रश्न 5वें नंबर का आंसर सही कर पाते हैं। जिनका आंसर सही होगा उन्हें हम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे। दोस्तों जरूरी है अंग्रेजी पास करना, क्योंकि हर हाल में 9 अंक मंगाइएगा इसमें, तभी जाकर के आप अंग्रेजी में क्वालिफाई करिएगा। और कुल मिलाकर हिंदी इंग्लिश दोनों मिलाकर के 30 के प्लस नंबर्स होने चाहिए, जिसमें अंग्रेजी मस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए लगातार हम आपके लिए मेहनत करेंगे, आप जरूर बने रहिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जितने अधिक मात्रा में आप इसको लाइक सब्सक्राइब करेंगे और अधिक मात्रा में शेयर करेंगे, मनोबल बढ़ेगा, उतना भारी मात्रा में वीडियो लेकर के आएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, फियर ऑफ वाटर, जो पानी से डरे। याद रखेंगे, जो पानी से डरे उसको क्या कहेंगे? उसको हाइड्रोफोबिया होता है। उसको जो एरेचनोफोबिया, उसके बाद अर्कोफोबिया, उसके बाद क्लस्ट्रोफोबिया, सही आंसर हो जाएगा उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं, जो पानी से डरे हाइड्रोफोबिया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ही इज अफ्रेड, आर्टिकल चुनना है अब। ही इज अफ्रेड, वह डरा या वह डरा, डॉग्स बट कॉन्फिडेंस हिज एबिलिटी। ही इज अफ्रेड या डॉग्स, वह डर रहा है किसी से, किससे? ही इज अफ्रेड। 7वें नंबर प्रश्न है तो देखेंगे ऑफ, ठीक है ना, उसको बट कॉन्फिडेंस डैश हिज एबिलिटी, लेकिन वो कॉन्फिडेंस रहता है। तो याद रखेंगे, ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स बट कॉन्फिडेंट इन हिज एबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। द ट्रेन अराइव्ड, ट्रेन पहुंची, डैश द स्टेशन, जी चबूतरा पर, डैश या फिर स्टेशन पर, डैश टाइम। तो द ट्रेन अराइव्ड, ठीक है, तो ट्रेन पहुंच गई कब? एट स्टेशन, स्टेशन पर, ऑन द टाइम। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पर है, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। फिल इन द ब्लैंक, जो है रिक्त स्थानों को भरिए। आई विश डैश दैट अपॉर्चुनिटी, आई डैश दैट अपॉर्चुनिटी, कहता है कि मेरी इच्छा थी कि आई हैड टेकन दैट अपॉर्चुनिटी, कि मुझे उस अपॉर्चुनिटी को, उस अवसर को लेना चाहिए था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। धीरे धीरे करके आपको जो है बिल्कुल आप पकड़ने लगिएगा आंसर को, घबराइए नहीं, ये पहला क्लास है। करेक्ट टेंस, यानी कि टेंस इसमें पहचान लेना है। दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय टुमारो, ये आपको बता देना है कि यह जो दिया गया आपके सामने सेंटेंस है, दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय टुमारो, तो इस कौन सा टेंस है इसमें? फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस? तो 10वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि जो दोस्तों दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय टुमारो, यह फ्यूचर परफेक्ट का अपना क्या है, एक सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 10वें का ए। 11वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। करेक्ट स्पेलिंग, याद रखेंगे स्पेलिंग करेक्ट करना है। यहां पर देंगे कॉन्सियंस लिखा गया है, कॉन्सियंस सभी वही लिखा गया है, लेकिन कौन सही लिखा गया है तो याद रखेंगे सी होना चाहिए, सी होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूज करेक्ट आर्टिकल। अब आर्टिकल आपको चुनने हैं। चूज करेक्ट आर्टिकल, याद रखेंगे सी इज डैश ही ऑनेस्ट वोमेन, सी इज डैश ऑनेस्ट वोमेन, तो शायद याद रखेंगे सी इज एन ऑनेस्ट वोमेन। ऑप्शन नंबर बी आपने आसानी पूर्वक चुन लिया होगा। रुकेंगे आपको 10 सेकंड के लिए। यदि बीपीएससी एडीयू एग्जामिनेशंस 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं और दोस्तों अभी आप हिंदी और इंग्लिश को तैयारी के लेकर के सबसे ज्यादा कंफ्यूज हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया आपको देती है पीडीएफ के रूप में ई बुक, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यदि आपको चाहिए तो हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा और इसको आपको मात्र 100 रुपए में पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 क्वेश्चन हो गए हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है कि आइडम मीनिंग, याद रखेंगे इस आइडम, इस मुहावरा का अर्थ क्या होगा? हिट द नेल ऑन द हेड। 13 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। हिट द नेल ऑन द हेड, याद रखेंगे बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब। 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कहता है मेक मिस्टेक, कहता है कि हिट द नेल ऑन द हेड,
इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। गलती करना, बिल्कुल सही कहना, याद रखेंगे। तो हिट द नेल ऑन द हेड, याद रखेंगे, बिल्कुल सामने सामने, यानी कि इसका मतलब होता है एकदम करेक्ट कहना। तो याद रखेंगे मेक मिस्टेक, कुछ गलती कर देना। डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, इग्नोर प्रॉब्लम, वर्क स्लोली, धीमा करना, समस्याओं को क्या करना, इग्नोर कर देना, अनदेखा करना, मेक मिस्टेक, गलती कर देना, या डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, या इसका मतलब ये होता है कि कोई भी काम एकदम सही समय पर कर लीजिए। तो याद रखेंगे हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब होता है डू समथिंग एग्जैक्टली राइट। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आइडेंटिफाई टेंस। इस प्रश्न के लिए है कि आइडेंटिटी करना है। दे हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यह कौन से टेंस में आएगा? दे हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दे हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यह जो है ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आपने भी चुना होगा। साइनोनिम ऑफ द, याद रखेंगे कैंडिड, याद रखेंगे साइनोनिम ऑफ द कैंडिड, कैंडिड जो है इसका साइनोनिम आपको चुनने की जरूरत है। 15 नंबर है। तो कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी। सबसे पहले तो आप जान जाइए कि कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी। याद रखेंगे ऐसे क्वेश्चन अगर 10-15 चले गए तो कोई आपको रोक नहीं सकता क्वालिफाई करने से। साइनोनिम ऑफ द कैंडिडेट, तो कैंडिड, तो कैंडिड का मतलब स्पष्टवादी होता है। अब रहेगी बात कि इससे समानार्थी वर्ड चुनना है, तो सभी वर्डों का हिंदी आपको मालूम होना चाहिए। तो आइए पहले हिंदी देखते हैं। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है। उसके बाद यहाँ पर डेसेप्टिव लिखा गया है, तो डेसेप्टिव का मतलब जो होता है धोखेबाज होता है, यानी कि डिसीवर से बना हुआ है। डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान होता है, और फॉल्स का मतलब गलत होता है या झूठा होता है। तो इसका साइनोनिम चुनना है। तो स्पष्टवादी, तो स्पष्टवादी निम्नलिखित में से कौन होंगे? तो वही लोग जो ऑनेस्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 15 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एंटोनिम ऑफ द, याद रखेंगे एंटोनिम किसका बनाना है भैया? कॉन्शस का। याद रखेंगे कॉन्शस का जो नहीं कैलोसियस है, यह कॉन्शियस नहीं है। थोड़ी देर के लिए हम थोड़ा सा माफी चाहेंगे। यहां पर लिखा गया कैलस। याद रखेंगे कैलस का एंटोनिम चुनना है। याद रखेंगे कैलस का एंटोनिम चुनना है। कंपोजिश यहां पर लिखा गया है कंपासियोनेट लिखा गया है। उसके बाद इनडिफरेंट लिखा है, हर्ष लिखा है, इंसेंटिव लिखा हुआ है। तो याद रखेंगे एंटोनिम ऑफ द कैलस, याद रखेंगे कैलस का एंटोनिम। तो सबसे पहले कैलस का मतलब क्या होता है? तो कैलस का मतलब कठोर होता है। याद रखेंगे कैलस का मतलब क्या होगा भैया? कठोर, कठोर होता है। अब इसका विपरीत चुन लेना है। तो बाकी का आपको हिंदी मालूम होना चाहिए, तो हिंदी आइए बताते हैं। यहां पर केमिस्टेंट लिखा हुआ है, यहां पे कंपोसियोनेट लिखा गया है। देखने के कंपोसियोनेट जो लिखा गया है इसका मतलब होता है करुणामय। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो यहां पर बी लिखा है इनडिफरेंट जो लिखा गया है इसका मतलब जो होता है आपके पास उदासीन होता है। हार्श का मतलब होता है कठोर, और उसके बाद इंसिटिव का मतलब होता है असंवेदनशील। तो 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कंपोसियोनेट। कंपोसियोनेट का मतलब होता है करुणामय। जो कठोर होगा वह उसके विपरीत में क्या होगा? करुणामय होगा, जो क्षमा कर देता होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि फिल इन द ब्लैंक। आपको ब्लैंक में भरना है। ही वुड हैव सक्सीड इफ ही डैश हार्डर। ही वुड हैव सक्सीड इफ ही डैश हार्डर। इसमें 17 नंबर में आपको जो है आंसर पुट करना है। सही आंसर हो जाएगा कि ही वुड हैव सक्सीड इफ ही हैड वर्कड हार्डर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर था। 17 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और साइनोनिम्स है, देंगे साइनोनिम ऑफ द। याद रखेंगे दोस्तों, इससे हबड़ाएंगे नहीं, क्योंकि साइनो और एंटो तो आपको 5 से 6 जरूर होंगे एग्जामिनेशंस में, उसको तो कोई रोकने वाला नहीं है। प्रीपोजिशन 3-4 मिलेंगे, आर्टिकल आपको 2 से 3 मिलेंगे, याद रखेंगे। और उसके बाद पैराग्राफ आपको जरूर मिलेगा। पैराग्राफ को देख करके पढ़िए, समझिए और उस पर आधारित प्रश्नों का जवाब दीजिए। रीडिंग कंप्रीहेंशन कहते हैं, वो भी आगे है। आप बने रहिए ना मेरे साथ। साइनोनिम ऑफ द, यहां पर साइनोनिम ऑफ द लोक्वेशियस। याद रखेंगे साइनोनिम ऑफ द लोकेशियस का आपको साइनोनिम बताना है। तो सबसे पहले तो लोक्वेशियस का हिंदी क्या होता है? तो लोकेशियस का हिंदी होता है बातूनी। याद रखेंगे लोकेशियस का हिंदी मतलब क्या होता है? बातूनी। टॉक्टिव का मतलब भी बातूनी होता है, जो ज्यादा बात करता है। साइलेंट का मतलब होता है चुप, और शे का मतलब होता है शर्मीला, और उसके बाद क्विट का मतलब होता है शांत।
तो ऐसे में जो आपके पास दिया गया था लोक्यूशियस, तो लोक्यूशियस का सही आंसर क्या हो जाएगा? टॉक्टेव। याद रखेंगे टॉक्टेव या फिर टॉकेटिव। तो टॉकेटिव ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ही बातूनी होता है। 19वां नंबर क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ द, याद रखेंगे बहुत बढ़िया क्वेश्चंस, अंतिम ही क्वेश्चन है एंटोनिम से संबंधित। एक एक दो चार चार याद होते जाएगा ना हर वीडियो में तो आसान हो जाएगा। प्रश्न है एंटोनिम ऑफ द इम्पेटियस। याद रखेंगे एंटोनिम ऑफ द इम्पेटियस। याद रखेंगे इम्पेटियस का एंटोनिम आपको बताने हैं। तो सबसे पहले तो इम्पेटियस का हिंदी क्या होता है? इसको बोलते हैं अविवेकी। अविवेकी, अविवेकी को अंग्रेजी में इम्पेटियस कहते हैं। तो याद रखेंगे इम्पेटियस का जो है विपरीतार्थक चुनना है। तो सबसे पहले तो जान जाइए जो ऑप्शन नंबर ए है इसका हिंदी होगा सावधान। ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि जल्दबाज। और याद रखेंगे उसके बाद ऑप्शन नंबर सी, पहले नंबर का सावधान, दूसरे नंबर का उतावला। ऑप्शन रास का मतलब उतावला होता है। हैस्टी का मतलब होता है आपके पास जल्दबाजी, याद रखेंगे। और उसके बाद अंतिम नंबर है बोल्ड। बोल्ड मतलब साहसी। तो इसका विपरीत चुनना है अविवेकी। तो अविवेकी में फिर से समझिए, अविवेकी सावधान होता है पहला नंबर, रैश, रश का मतलब उतावला, उसके बाद जल्दी, उसके बाद बोल्ड। तो याद रखेंगे जो अविवेकी है, तो विवेकी आदमी कभी सावधान नहीं रहता है। अविवेकी आदमी कभी सावधान नहीं रहता है। जिनके पास विवेक होगा वही सावधान रहेगा। ऐसे में ऑप्शन नंबर ए जिसका अर्थ हिंदी जो है सावधान होता है, तो इम्पेटियस जो दिखा गया, इम्पेटियस का जो है सही एंटोनिम जो है आपके पास ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन में एरर चुनना है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर। उस आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, उस पार्ट के सेंटेंस का वह पार्ट खोजिए जहां पर आपको एरर समझ में आ रहा है। सी प्ले द पियानो वेरी वेल। याद रखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो ऐसे में सब्जेक्ट प्लस क्या होगा? V1 या V5 होगा। तो यहाँ पे C के साथ V5 लगता है, तो प्ले के लिए प्लेज होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न आपके सामने अब रहेगा रीडिंग कंप्रीहेंशन। बढ़िया से समझिए, सबसे ज्यादा जरूरी रीडिंग कंप्रीहेंशन, क्योंकि इसमें 5 और 5 10 नंबर के कभी कभी क्वेश्चन दे देंगे। तो ऐसे में यही पार्ट अगर बढ़िया से आप समझ गए तो ये रिजल्ट निकाल देगा। निगेटिव मार्क नहीं रहती तो कोई बात नहीं था। निगेटिव मार्क का मतलब एक एक करके एक एक बिंदु को गौर करके आपको बढ़ना है। तो प्रश्न देख लीजिए, बढ़िया है। पहले की इसका हिंदी समझ लेते हैं। रीडिंग कहता है कि इंग्लिश रीडिंग कंप्रीहेंशन 21 to 30 देना है। पैसेज नंबर 1, पैसेज नंबर 1 को समझिए। पहले हिंदी समझिए। कहता है ग्लोबल वार्मिंग इज अ एक्सीलरेटिंग ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। मानव गतिविधियों के कारण वैश्विक तापमान तेजी से बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सीलरेटिंग यानी कि वैश्विक तापमान तेजी से बढ़ रहा है ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज, या मानव गतिविधियों की वजह से। राइजिंग टेम्परेचर, तापमान बढ़ रहे हैं, टू द मेल्टिंग ग्लेशियर्स और लीड टू मेल्टिंग ग्लेशियर्स। तो याद रखेंगे बढ़ रहा है, बढ़ते तापमान से हिमनद पिघल रहे हैं। कहता है पहला कि ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सीलरेटिंग ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज। मानव जाति गतिविधियों के कारण से वैश्विक तापमान तेजी से बढ़ रहा है, और उसकी वजह से बढ़ते तापमान जो है राइजिंग टेम्परेचर लीड द मेल्टिंग ग्लेशियर्स यानी कि ग्लेशियर्स। तो कहता है और ये तापमान जो है हमारे ग्लेशियरी, अर्थात कहने का मतलब ये है कि हिमनद को पिघला रहे हैं। एक्सट्रीम वेदर, मौसम पर भी अत्यधिक प्रभावी हैं। एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस, और हमारी जैव विविधताएं खत्म हो रही है। अर्जेंट एक्शन इज नीडेड, त्वरित कार्रवाई करना या त्वरित इस पर जो है ध्यान देना जरूरी है। रिड्यूस एमिशंस एंड द प्रोटेक्ट द प्लैनेट। क्यों? क्योंकि उत्सर्जन को कम किया जा सके और हमारी जो ग्रह है जिसको पृथ्वी कहते हैं उसको सुरक्षित रखा जा सके। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटा सा एक पैराग्राफ दिया गया था, एक बार फिर से हम लोग इसको समझ लेंगे, बने रहिएगा। ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सीलरेटिंग ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। मानव गतिविधियों के कारण वैश्विक तापमान तेजी से बढ़ रहा है।
राइजिंग टेम्परेचर, बढ़ते हुए तापमान के कारण लीड द मेल्टिंग ग्लेशियर्स, हिमनद की बर्फ जो है हिमनद पिघल रहे हैं। एक्सट्रीम वेदर, और जो है मौसम भी परिवर्तित हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस, और जैव विविधता खत्म हो रही है, यानी कि यह समाप्ति की तरफ, मतलब आगे की तरफ ये नुकसान में जा रही है। अर्जेंट एक्शन, त्वरित कार्रवाई करना, इज इंडीड रिड्यूस एमिशंस एंड प्रोटेक्ट द प्लैनेट, जरूरी है कि उत्सर्जन को कम करने की और पृथ्वी की सुरक्षा करने के लिए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे। तो यहीं पर दिया गया है 21 नंबर, कॉज ऑफ अ ग्लोबल वार्मिंग। कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग का जो कॉज है वो क्या है, दिए गए पैसेज के अनुसार, ह्यूमन एक्टिविटीज, नेचुरल इवेंट्स, उसके बाद सन स्पोर्ट्स या नॉन। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आपने जरूर चुन लिया होगा, ह्यूमन एक्टिविटीज इसमें बोला गया था। अगला क्वेश्चन है इफेक्ट इंक्लूडेड, याद रखेंगे इफेक्ट इंक्लूडेड 22वां नंबर क्वेश्चन है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, कहता है कि मेल्टिंग ग्लेशियर्स, हिमनद पिघल रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर, मौसम परिवर्तित हो रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस, जैव विविधता खत्म होने की तरफ जा रही है। क्या ये सभी इसमें इंक्लूड है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 23वां नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज इन इंडेड, याद रखेंगे 23 नंबर है, व्हाट इज इन इंड, कहता है कि नीडेड, क्या आवश्यक है, तब इसके लिए क्या आवश्यक है, इंडिविजुअल एफर्ट ओनली, क्या केवल व्यक्तिगत तरीके से हमें ये करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, कलेक्टिव एक्शन या सामूहिक रूप से प्रयास करना चाहिए, गवर्नमेंट ओनली, केवल सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, नॉन ऑफ द अबव, या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो सही आंसर है कि इसको रखने के लिए कलेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 24वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि सुटेबल टाइटल, याद रखेंगे इसका सुटेबल टाइटल क्या हो सकता है, दिए गए प्रश्न आपके सामने कितने नंबर है, 24 नंबर। सुटेबल टाइटल इसका क्या हो सकता है 24 नंबर का, सबसे पहले हिंदी में समझिए, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्मीकरण, पॉल्यूशन प्रदूषण होना चाहिए, डिफोरेस्टेशन यानी कि या वनों की कटाई, या क्लाइमेट एडेप्टेशन होना चाहिए। तो सुटेबल जो टाइटल होगा ये दिए गए जो पैराग्राफ है उसका होगा ग्लोबल वार्मिंग, इसका सही आंसर हो जाएगा। वैश्विक तापमान पर सभी चीजें इस पर बताई गई है। 25वां नंबर क्वेश्चन है कि ऑथर कंसर्न इज, याद रखेंगे लेखक की चिंता किस बात की है, जो दिया गया आपके पास से ये दिया गया था पैराग्राफ, उसमें लेखक किस चीज से चिंतित है, इकोनॉमिक्स से, इन्वायरमेंट से, पॉलिटिक्स से या टेक्नोलॉजी से, निम्नलिखित में से किस पर आधारित तीनों चिंता सही है। तो इन्वायरमेंट हमारी जो वातावरण है उससे संबंधित चिंताओं को इसमें ऑथर ने दर्शाया है, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं दूसरा नंबर पैसेज, और याद रखेंगे पैसेज ऐसे ही रहेंगे, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है बट आप जान जाइए मोटा मोटी तौर पर इसी तरीके से होते हैं। एजुकेशन एम्पावर्स इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी, याद रखेंगे सबसे पहले तो इसका हिंदी अर्थ समझ जाइए तब ना इसके बारे की बात है। एजुकेशन एम्पावर्स इंडिविजुअली या इंडिविजुअल्स एंड द कम्युनिटीज, इसका मतलब होता है शिक्षा व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाती है। एजुकेशन एम्पावर्स इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज, ये जो शिक्षा होती है वह सशक्त बनाती है इंडिविजुअल्स यानी व्यक्तिगत तौर पर, कम्युनिटीज यानी समुदाय दोनों को। अगला है इट रिड्यूस इनइक्वालिटी, और ये असमानता को कम करती है। उसके बाद उसके पोस्टर्स इनोवेशन, याद रखेंगे समानता को तो कम करती हैं, नवाचार को बढ़ावा देती है, और एंड प्रोमोट्स सोशल डेवलपमेंट, और सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करती है। क्वालिटी एजुकेशन मस्ट बी एक्सेसिबल टू ऑल, यही कारण है कि दोस्तों गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी के लिए सुलभ होना चाहिए। एक बार और हम समझा देते हैं। एजुकेशन एम्पावर्स इन इंडिविजुअल एंड द कम्युनिटीज या कम्युनिटीज, याद रखेंगे शिक्षा व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाती है। उसके बाद इट रिड्यूस इनइक्वालिटी, ये असमानता को कम करती है। उसके बाद फोस्टर्स इनोवेशन, याद रखेंगे, और वही पर बात करें नवाचार को बढ़ाती है, एंड प्रोमोट्स सोशल डेवलपमेंट, और सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करती है। उसके बाद क्वालिटी एजुकेशन मस्ट बी एक्सेसिबल टू ऑल, यही कारण है कि शिक्षा सभी के लिए सुलभ होना जरूरी है। अब आ जाइए इस पर आधारित प्रश्न आपके सामने है। 26वां नंबर क्वेश्चन है कि एजुकेशन इज एम्पावर्स, एजुकेशन क्या पर करती है, इंडिविजुअल्स है, कम्युनिटीज है, सोसाइटी है, ऑल ऑफ द एबव, याद रखेंगे 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शिक्षा जो होनी चाहिए व्यक्तिगत, कम्युनिटी, सोसाइटी सभी के लिए आवश्यक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। रिड्यूस क्या जो है ये करने की आवश्यकता है, प्रॉपर्टी, इनइक्वालिटी, क्राइम और पॉपुलेशन, याद रखेंगे सबसे ज्यादा 27वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है इनइक्वालिटी। किसको कम करने की आवश्यकता है, तो इनइक्वालिटी को, असमानता को कम करने की जरूरत है। मेन
थेम इसका जो आपके पास दिया गया 28वें नंबर को मुख्य विषय क्या है? मेन थीम एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार बीपीएससी एईडीओ एग्जामिनेशंस के लिए हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई पेपर। बने रहिएगा हमारे साथ। 29 नंबर क्वेश्चन है, एसएस शुड बी, याद रखेंगे इस शिक्षा प्रश्न है एक सिक्स शुड बी, शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए, यानी कि किस तक पहुंची होनी चाहिए? ओनली फॉर रिच, शिक्षा पहुंच होनी चाहिए किसके पास? ओनली रिच, केवल धनियों के पास। ओनली चिल्ड्रन, बच्चों के पास। एसेसिबल टू ऑल, सभी के लिए होना चाहिए। ओनली अर्बन एरियाज, केवल मतलब शहरी क्षेत्रों में। तो ऐसा नहीं है, शिक्षा जो है किसके लिए होना चाहिए? तो सभी की बात की गई थी। कहता है एसेसिबल टू ऑल, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अंतिम नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है और प्रश्न है कि वेस्ट टाइटल, इसका सबसे बेहतर टाइटल क्या हो सकता है? एजुकेशन फॉर ऑल, लिटरेसी प्रोग्राम्स, एम्पावरमेंट, स्कूल रिफॉर्म्स। तो इस 30वें नंबर प्रश्न का सही आंसर आप लोग जरूर हमें कमेंट करके बताएंगे कि दिए गए प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इससे हमको जानकारी हो जाएगी कि रियल आप हमारे वो शख्स हैं, वो सब्सक्राइबर हैं जो मन लगा करके पढ़ रहे हैं और आप बीपीएससी एईडीओ के लिए कमेंट कर चुके हैं और आप शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो को देखे हैं। तो शुक्रिया दोस्तों। मिलेंगे, जिनको भी ई बुक लेना होगा वो हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।